जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 11th की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 से 25 तक में हिस्ट्री यानी इतिहास की लेखन और कला चैप्टर नंबर 1 के ऊपर हम बात करेंगे। और इस वाली चैप्टर का पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। नए पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके चैप्टर है, जो भी आपका कंटेंट है, जो सीबीएसई के द्वारा बताया गया है कितना बच्चों को पढ़ना है, हम उसी हिसाब से शॉर्ट नोट्स लेकर के आए ताकि आपको आसान से समझ आए। एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर है, पूरी न्यू बुक के आसान है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा मेसोपोटामिया के बारे में क्यों ये चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आपको थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है, और अगर आपका पूरा फोकस नहीं भी है तो भी 50% भी फोकस अगर आप करोगे तो गारंटी है मेरी कि आपको चैप्टर समझना बहुत आसान रहेगा। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, कक्षा 11वीं यानी क्लास 11 सीबीएसई 2024-25, ठीक है। हिस्ट्री की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। बिना देरी करते हुए हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, लेखन कला और शहरी जीवन, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हमने लिखना कहाँ से शुरू हुआ, एक शहर बसना कहाँ से शुरू हुआ। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है जो कि हमें पिछली चीज़ों से पता चलता है। हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा कि मेसोपोटामिया क्या होता है। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर के बना है, मेसो और पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है बीच का, ठीक है, और पोटामोस का मतलब होता है दो नदी, यानी कि दो नदियों के बीच का एक शहर। क्लियर बात बोली गई है। और दो नदी कौन सी थी? दजला और फरात। हमने पिछली क्लासेस में भी देखा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने समझा कि मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं कैसे उद्भव हुई थी। और 4 सभ्यता कैसी कौन थी? सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरिया। अगर आपने हमारी पिछले पार्ट की वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सी सभ्यता उत्तर भारत में तब विकसित हुई और कौन से शहर, सभ्यता नहीं बोलूँगी, इसको संस्कृति बोल सकते हैं, सभ्यता भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कौन सी सभ्यता उत्तर भारत में विकसित हुई और कौन सी सभ्यता दक्षिण भारत में विकसित हुई, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप पिछली वीडियोज़ आप जा करके देख सकते हैं। मेसोपोटामिया के भूगोल को हमने बहुत अच्छे से समझा है कि उसके आसपास क्या क्या चीज़ें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। पूर्व में देखा तो हमने पूर्वोत्तर भाग में देखे थे तो कई सारे स्टेपी घास के मैदान थे, और स्टेपी घास के मैदान उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि स्टेपी घास जो होती थी वो पशुओं को चारा खिलाने का काम आता था। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। पूर्व में जो दजला नदी थी वो बहती थी, जो कि परिवहन का बहुत बढ़िया स्रोत था। दक्षिण में रेगिस्तान जो था वो उद्भव हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखना सबसे पहले शुरू हुआ। साथ में शहर सबसे पहले विकसित हुए दक्षिण भारत में। पश्चिम में देखा जाए तो फरात नदी थी, उस फरात नदी में सिंचाई वगैरह होती थी, मछली वगैरह निकलती थी। शिल्प के बारे में हमने पढ़ा, तो शिल्प के बारे में देखा, वहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी, मृदभांड बनते थे, मनके बनते थे। मनके मतलब छोटी छोटी मोतियाँ। वार्कशीश नाम की एक मूर्ति हमें वहाँ पर मिली। परिवहन और व्यापार का बहुत अच्छा स्रोत था। व्यापार के बारे में हमने देखा कि वो किन चीज़ों का आयात करवाते थे मेसोपोटामिया के लोग और किन चीज़ों का निर्यात। आयात के रूप में आप देख सकते हो कि वो लोग क्या मंगवाते थे? तांबा, रांगा, चांदी, सोना, ये सब चीज़ें वो लोग मंगवाते थे। और आयात में क्या करते थे? कपड़ा और कृषि जैसी चीज़ों को वो भेजते थे, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब पार्ट 3 देखना है जिसमें हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया का परिवहन कैसा था। किसकी बात की जा रही है? मेसोपोटामिया के परिवहन की बात की जा रही है। परिवहन का सबसे सस्ता जो तरीका होता था वो होता था जल मार्ग। जल मार्ग मतलब नदी वगैरह के द्वारा वो लोग ज़्यादा जो है व्यापार करते थे क्योंकि ये सस्ता होता था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे क्या कहते, यहाँ पे उनका उतना एक्सपेंस नहीं लगता था, उनका खर्चा कम होता था, साथ ही साथ उनका समय भी बचता था और यहाँ पर उनको खतरा भी नहीं होता था, ठीक है। मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जो जलधाराएं थी, छोटी बड़ी बस्तियों के बीच में माल के परिवहन का वहाँ पर मार्ग बनाया हुआ था। यहाँ पर देखो जल मार्ग किस तरीके से बनाया हुआ था। बड़े बड़े नहरें थे मेसोपोटामिया में, और वहाँ पर की जो प्राकृतिक जलधाराएं थी छोटी बड़ी बस्तियों के बीचों बीच में से निकाली गई थी ताकि छोटा मार्ग बनाया जाए और व्यापार वो लोग बहुत जल्दी कर सके, ठीक है। फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, फरात नदी विश्व मार्ग, यानी फरात नदी जो थी वो इसके लिए यूज़ होती थी, व्यापार के लिए भी, ठीक है। किसी को कुछ सामान लाना ले जाना किसी दूसरे सभ्यता किसी दूसरे देश में, तो फरात नदी का वो लोग इस्तेमाल करते थे।
मारी नगर जो फरात नदी के किनारे स्थित था सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। देखो मारी नगर की बात आ गई जो कि दक्षिण की साइड में था, ठीक है। और यही था जहाँ से सबसे पहले व्यापार वगैरह होना शुरू हुआ था, शहर बसने और एक शहर विकसित होना बहुत शुरू हुआ था। तो मारी नगर जो फरात नदी के किनारे में ही थी, ये व्यापारिक केंद्र था, यहीं से व्यापार ज़्यादातर होता था। सबसे फ़ायदा इसके 2-3 पॉइंट है कि ये नदी, यहाँ के लोग जो रहते थे वो कृषि बहुत बढ़िया से कर पाते थे, यहाँ के लोग राजा के कांटेक्ट में भी बहुत बढ़िया से रहते थे, ठीक है। और स्टेपी घास के मैदान तो पशुओं को चारा वगैरह बहुत बढ़िया से खिला पाते थे, मछली पालन बहुत बढ़िया से कर पाते थे क्योंकि फरात नदी में मछलियाँ होती थी, ठीक है। अब देखो मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में हम पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में, मेसोपोटामिया की लेखन कला बहुत ही अलग तरीके से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा विकसित भी हुई है, ठीक है। लिपि का अर्थ होता है उच्चारित ध्वनियाँ और दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत जाना, ठीक है, किया जाना। यानी मेसोपोटामिया की लिपि बहुत ही अजीब तरीके से क्यों बोली गई है, क्योंकि वहाँ की जो लिपि थी कि कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। इतिहासकारों के हिसाब से बोला गया है कि वहाँ की जो लिपि बनाई गई है वो बोली जाने वाली ध्वनि के हिसाब से, जो वो लोग इशारे करते थे उनके संकेतों के हिसाब से चिन्हों के रूप में बनाई गई। यानी कि ये समझो आप, मेसोपोटामिया में जिस तरीके से लिखा जाता था वो एक चिन्ह होता था। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि उन्होंने किताब का एक चिन्ह बनाया कुछ इस तरीके से, टेबल का एक चिन्ह बनाया कुछ इस तरीके से, तो ये जो चिन्ह होते थे इसी के हिसाब से वो लोग लिखा करते थे। इस तरीके से वहाँ की लेखन कला जो है विकसित हुई। लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, जिसमें जो चित्र है और जो चिन्ह है उसमें कई सारी संख्याएं लिखी गई है, ठीक है। लेखन कला की विशेषता देखो, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये लोग चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। किससे? हमने पार्ट 1 में भी देखा था इसको कि वो लोग लिखते कैसे थे। एक मट्टी की पट्टिका बनाते थे, यानी मट्टी लेते थे, उसको थाप करके उसको कुछ इस तरीके का एक शीट जैसा आकार देते थे, फिर उसको सुखा लेते थे वो लोग, और इसी को वो लोग पट्टिका बोलते थे। और इसके ऊपर जो होता था एक यूनिफॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं कीलाकार अक्षर, एक तिल्ली टाइप की होती थी, ठीक है। इसकी मदद से लिखते थे, चिन्ह बनाते थे और लिखते थे। इस लिपि में कीलाकार चिन्ह का प्रयोग केवल स्वर और व्यंजन के लिए नहीं बल्कि अक्षर के लिए होता था। सोचो वहाँ पे अक्षर होता था, कोई स्वर नहीं कोई व्यंजन नहीं, डायरेक्ट वो लोग अक्षर बनाते थे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, हमने ये पढ़ा है, तो ये सारी स्वर के अंदर आते हैं। क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन के अंदर आता है। और आपको पता है स्वर और व्यंजन मिल कर के ही एक शब्द बनाता है, एक अक्षर बनाता है। पर मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई स्वर नहीं कोई व्यंजन नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट अक्षर बनाया जाता था। और किस हिसाब से बनाया जाता था? संकेतों के हिसाब से, बोली जाने वाली ध्वनि के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया। तो आशा करती हूँ ये क्लियर रहा होगा कि वहाँ की लेखन कला इतनी विकसित और इतनी अजीब सी क्यों है, ठीक है, क्यों ये अनोखी है। लेखन कला में लेखन प्रणाली और जो साक्षरता की बात की जाती है अगर मेसोपोटामिया में, साक्षरता का मतलब होता है कौन कितना पढ़ा लिखा है, मतलब पढ़ा लिखा एक तरीके से। साक्षरता का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक, ये भी एक नगर था, उरुक एक नगर था जो कि दक्षिण भारत में था। एक प्राचीन शासक था एनमरकर, इनके बारे में बताया गया, इन्होंने ही बताया गया है मेसोपोटामिया की साक्षरता के बारे में, ठीक है। मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में अगर आप बोलोगे, इस प्रदेश की जो भाषा होती थी सबसे पहले सुमेरियन थी, यानी सुमेरी भाषा लिखी जाती थी। मेसोपोटामिया की शुरुआती भाषा सुमेरियन थी। ये पॉइंट्स आप नोट करने के नंबर में आएंगे क्वेश्चन। 2400 ईसा पूर्व में अक्कादी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। पहले जो भाषा बोली जाती थी मेसोपोटामिया में, लिखी जाती थी, वो थी भाषा सुमेरी। 2400 ईसा पूर्व के बाद 2000 साल के बाद यही भाषा अक्कादी नाम में बदल ली, यही भाषा, ठीक है। अक्कादी भाषा सिकंदर के समय तक रही और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रयोग है। अक्कादी ने अब अरामाइक भाषा का स्थान ले लिया। ये देखो कि समय के साथ साथ जैसे जैसे राजा बढ़ते गए, जैसे राजा अपनी प्रजा चेंज करते गए, नए नए राजा आते गए, तो वो लोग अपने अपने धर्म और अपने अपने हिसाब से नई नई भाषाएं चुनते गए। 1000 ईसा पूर्व के बाद हिब्रू, ठीक है, हिब्रू भाषा व्यापक रूप से बोली जाने लगी। फिर यही अरामाइक भाषा जो थी वो हिब्रू में बदल दी गई।
सुमेरियन महाकाव्य में ये सारी बातें लिखी गई है। सर्वप्रथम राजा ही था जिसने व्यापार और लिखना जो था वहाँ की व्यवस्था में शुरू हुआ था, और जो वहाँ पे हिब्रू भाषा बोली जाती थी, अंत तक कौन सी भाषा हिब्रू बोली गई है? हिब्रू भाषा, याद रखिएगा। सुमेरी से वो हिब्रू तक आया है, और आज भी इराक के कुछ भागों में ये भाषा प्रचलित है। कि देखो आज भी इराक में, जहाँ मेसोपोटामिया आज से इतने करोड़ों साल पहले विकसित हुआ था, आज भी वहाँ पे हिब्रू भाषा बोली जाती है, ऐसा बोला जाता है। मेसोपोटामिया के अगर शहरी जीवन में सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो देखो, सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है कि वहाँ के समाज में, सोसाइटी में कैसे लोग रहते थे। तो देखो, समाज में एक वर्ग था जिसको बोला है सम्भ्रात वर्ग। ये सम्भ्रात वर्ग जो उच्च लोग होते थे, जो धन दौलत वाले होते थे, ये वो लोग होते थे, ठीक है। बहुमूल्य वस्तुओं का विशाल मात्रा में, और राजा और रानियों की खबरें जो थी इनके पास बहुत अच्छे से रहती थी। ये उच्च वर्ग के लोग होते थे। जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण को हमारे समाज में ऊंचा माना जाता है, उसी तरीके से ये लोग भी थे। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार था। एकल परिवार का मतलब क्या होता है? एकल परिवार को ही आदर्श परिवार माना जाता था, सबसे बड़ी बात, जहाँ पर माता पिता और उनके बच्चे रहते थे, ऐसा था, ठीक है। शादी होने के बाद सब अलग अलग हो जाते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहता था। कानूनी दस्तावेजों के हिसाब से देखा जाए तो विवाह का उत्तराधिकारी आदि मामले उन सब में लिखे होते थे। विवाह की प्रक्रिया भी थी मेसोपोटामिया के समाज में। विवाह की प्रक्रिया, ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा, 3rd पॉइंट है ये, सामाजिक व्यवस्था के अगर क्वेश्चन आया तो, और ये आ सकता है एग्जाम में 8 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। अगर लड़के और लड़की की इच्छा है शादी करने की तो घोषणा होती थी। वर यानी लड़का, वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। वधु के माता पिता, मधु लिखा है, वधु लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, माफ़ करिएगा, कि माता पिता की सहमति विवाह के लिए ज़रूरी होती थी। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती तब दोनों पक्षों की ओर से उपहार का आदान प्रदान किया जाता और एक साथ बैठकर भोजन करते थे। फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते। जब नववधु को उनकी सांस लेने आती तब वधु उसके पिता द्वारा जो भी उसकी दया का हिस्सा होता था, ठीक है, वो उसको दे दिया जाता है। यानी उस समय पर भी शादी ब्याह उसी तरीके से होता था जैसे आज के समय पे होता है। आज के समय पे आप देखोगे अरेंज मैरिज में तो दोनों ही पक्षों की सहमति होनी ज़रूरी है। सहमति होने के बाद देखोगे शादी तय होती है, फिर उसके बाद लड़का बारात लेके आता है, लड़की को लेके जाता है, और लड़की के माता पिता लड़की को ही नहीं, साथ में कुछ दहेज देते हैं। दहेज के रूप में फर्नीचर का सामान हो गया, पैसा देते हैं उनको, और ज्वेलरी वगैरह हो गई, है ना, सजने संवरने के सामान, ये सब चीज़ें जो होती हैं सोने के, देखोगे आप कुछ कुछ चीज़ें चढ़ाती हैं, सब माता ये इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल उसी समय से होती आ रही जैसे अभी हो रही है। वधू को जाना पड़ता था इस तरीके से। संपत्ति का अधिकार भी था उस समय पे समाज में। पिता का घर, पशुधन, खेती आदि उसके पुत्रों को मिलता था। किसको? पुत्रों को। यानी पैतृक संपत्तियों पर स्त्री का अधिकार नहीं था। पिता की संपत्ति पर केवल और केवल पुत्रों का, बेटों का अधिकार था। अंधविश्वास भी माना जाता था वहाँ पे। अंधविश्वास इस तरीके से था, वहाँ के लोग मानते थे कि अगर हम घर का गेट सामने वाले बराबर के गेट में खुला ना रखें, ठीक है, तो इससे सुख संपत्ति घर में आती है, ऐसा माना जाता था। सामाजिक आर्थिक विषमता भी वहाँ पे मौजूद थी। सामाजिक आर्थिक विषमता का मतलब ये है, पैसे और समाज के रूप में थोड़ा सा भेदभाव बनाया जाता था। जैसे देखो, शवाधानों यानी कि जो डेड बॉडी हमें मिली है, डेड बॉडी, शवाधानों की विषमता और विलासिता की वस्तुओं का कुछ के स्थानों से ही मिलना मेसोपोटामिया समाज में फैली आर्थिक सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करता है। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ के शवाधानों में ऐसा होता था कि जब किसी की मृत्यु होती तो उसको गाड़ दिया जाता था, और केवल उसको, यानी उसके साथ एक सामान को भी रखा जाता था। कुछ भी अच्छी चीज़, कोई भी सोना, तांबा, कांसे की चीज़ें वहाँ पर रखी जाती थी। उस समय पर सोना नहीं होता था, उस समय पर कांसा बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आपको पता है कि मेसोपोटामिया में कांसा का प्रयोग होता था, ठीक है। तो वहाँ पर सभी डेथ बॉडी में ये सब चीज़ें नहीं मिली है। तो इसका मतलब क्या है, जिनके पास पैसा होता था वो ही ये काम करते थे, जिनके पास नहीं होता था वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो इनके बीच में एक पैसों को लेकर के यानी आर्थिक विषमता मौजूद थी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? होप सो। तो सामाजिक विषमता को लेकर के यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स बताए हैं, आप बहुत बढ़िया से उसको लिख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। मेसोपोटामिया के धर्म की अगर बात की जाए तो देखो, देवता पूजा का वहाँ पे केंद्र होता था, वहाँ पे देवता की पूजा होती थी।
यानी कि वहाँ देवी की भी पूजा होती थी, पर देवता की पूजा प्रमुख मानी जाती थी। विष्णु जी की पूजा हो गई उस समय पे, ऐसे ऐसे लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने ज़माने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर, यहाँ फर तो लिखा है, मिस टाइप हो गया होगा, फर्शों पर मछली की हड्डियों, मछली की जो हड्डी होती है वो जमी हुई मिली है वहाँ पे। जो वहाँ के आराध्य देव होते थे, सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों में पशुधन का स्वामी वही माना जाते थे। आराध्य देव को वो लोग पूजनीय मानते थे, और क्योंकि आराध्य एक देव थे इसीलिए देवता पूजा को ही केंद्र बिंदु माना गया। समझ आया इतना? मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर था, उर नगर, याद आया कुछ? उर जो थे वो चंद्र देवता को बोलते थे, और उसके अलावा जो इमाम थे वो प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी, इमाना। ठीक है। मेसोपोटामिया में शहरीकरण की अगर बात की जाए कि वहाँ पर शहरीकरण हुआ कैसे, तो दक्षिण भाग में सबसे पहले शहर विकसित हुए, वहाँ पे बस्तियाँ विकसित हुई, बस्तियों के साथ साथ वहाँ पे सभ्यता निकलनी शुरू हो गई धीरे धीरे। इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर 3 प्रकार के थे, धार्मिक शहर थे, शाही शहर थे और व्यापारिक शहर थे। पहले जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, मंदिर के चारों ओर जो विकसित हुए थे उसको धार्मिक शहर बोला गया। राजनीतिक केंद्र के आसपास जो हुए थे उनको शाही शहर बोला गया। वहाँ मतलब वहाँ के राजा रहते थे, राजा की प्रजा वगैरह आसपास रहती थी, उसकी सेना, संपत्ति, सेना वगैरह सब कुछ। व्यापार के केंद्रों के रूप में जो आसपास के क्षेत्र विकसित हुए थे उसको व्यापारिक शहर बोले गए थे। हेनी मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में शहर विकसित हुई, सभ्यता विकसित हुई, और सब जो शहर विकसित हुए थे वो उनके कार्य के हिसाब से। ठीक है। धार्मिक मंदिर के आसपास धार्मिक शहर, राजा के केंद्र जहाँ होते थे वो शाही शहर, और जहाँ पे व्यापार वगैरह ज़्यादा होता था वो व्यापारिक शहर। वहाँ पे शहर 3 प्रकार से विभाजित थे और बने हुए थे। तो शहरीकरण बहुत बढ़िया से विकसित हुआ। अब इसके अलावा हम कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे आगे। मेसोपोटामिया की संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे, और मेसोपोटामिया की हमारे आज के समय पे देन क्या रही है, यानी उनके थ्रू हमें क्या चीज़ें मिली है। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक पार्ट और बनेगा, फिर आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म। आशा करते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको पिन कर दूँगी, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आपकी मिड टर्म के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अक्टूबर सितंबर में। ठीक है। तो अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, या आप चाहते हो कि चैप्टर के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे बाकायदा लिख करके, जैसे एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उसी तरीके से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।